ऑलराइट, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले आपको नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर मानव में जनन, स्वास्थ्य एवं रोग, और जिसमें बात हो रही थी परिवार नियोजन के बारे में। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। हम जानते हैं कि जो मानव की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इससे आगे चलकर जनसंख्या विस्फोट जैसी बड़ी समस्या आ सकती है। तो समाज को कल्याण रूपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि को कम करना चाहिए, और जनसंख्या वृद्धि को कम करने का जो सबसे समुचित उपाय है वो है परिवार नियोजन। क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसका परिवार एक इकाई की तरह होता है। जनसंख्या वृद्धि में परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि परिवार की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या होगी। तो किसी परिवार में नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। इनको आप रिपीट किया करें, आप कमेंट में नीचे जरूर लिख दिया करें, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो परिवार को नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति दर को कम करना परिवार में क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन की क्या उद्देश्य है? परिवार नियोजन का उद्देश्य है कि एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करना, एक विकसित समाज का निर्माण करना। और विकसित समाज तभी होगा जब संख्या कम होगी, अर्थात छोटा परिवार सुखी परिवार। ये नारा भी लगाया गया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। और इसीलिए भारत जैसे विकासशील देश में विभिन्न स्थानों पर हर जगह आपको परिवार नियोजन से संबंधित केंद्र मिल जाएंगे, जिनको परिवार नियोजन केंद्र कहा जाता है। और वहाँ पर परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियाँ भी दी जाती हैं। परिवार नियोजन में इसके द्वारा नारा भी दिया गया। कौन सा नारा था? आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले के पार्ट में आपको हमने बताया है। और वो नारा था हम दो हमारे दो। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर हम दो हमारे दो को कैसे अप्लाई किया जाएगा। अगर कोई चाहता है कि बच्चे पैदा ना हो और संभोग क्रिया भी आराम से चलती रहे, तो उसके लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाएंगी? तो उसके लिए कौन सी विधियाँ हैं? परिवार नियोजन की विधियाँ। परिवार नियोजन की विधियाँ देखिए, पहले ही बता देते हैं कि परिवार नियोजन की विधियों को हम अगर एक रूप में देखें तो दो रूप से बांट सकते हैं। कौन कौन सी? एक है अस्थायी विधि, अर्थात परमानेंट नहीं है वो विधि। वो जब आप चाह रहे हैं तब आप उसको यूज कर रहे हैं, जब आप उसको हटाना चाह रहे हैं आप उसको हटा दे रहे हैं। और एक विधि होगी परमानेंट, अर्थात अस्थायी विधि। और उसमें एक बार उस विधि को अपना लिया तो इसके बाद अब आपके बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हीं विधियों पर हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि परिवार नियोजन की विधियाँ। तो यहाँ पर परिवार नियोजन की विधियों को हमने 4 रूपों में बांटा है, जिनमें से जो पहला ए, बी और सी अस्थायी विधि है। अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं अस्थायी और अस्थायी, तो उसमें से पहली, दूसरी और तीसरी जो है वो अस्थायी विधियां हैं। जबकि जो चौथी विधि है, चौथी विधि कैसी विधि है? स्थायी विधि है। तो इस पे हम लिख भी देते हैं, ये कैसी विधि है? अस्थायी विधि है। और ये स्टार्टिंग की जो तीनों विधियां हैं वो अस्थायी विधियां हैं। तो दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं। हमने चार्ट के रूप में इसलिए बनाया ताकि एक चार्ट से आपको सारी विधियां तैयार हो जाएं। अगर इस चार्ट को आप दिमाग में बैठा लेते हैं, और बैठ ही जाएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चार्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, एकदम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेगा। आप चाहे जितना कोशिश करोगे ये भूलने वाले आप नहीं हो। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिवार नियोजन की विधियाँ। तो वह युक्तियाँ जो दंपति उपयोग करते हैं संतान उत्पत्ति की दर को कम करने के लिए, वो कहलाती है परिवार नियोजन की विधियाँ। जिसमें से सबसे पहली विधि है प्राकृतिक विधि, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से की जाती है। इसमें किसी भी भौतिक संसाधन का उपयोग नहीं किया जाता, अर्थात 2 पैसे का भी इसमें खर्चा नहीं करना होता है। तो वो विधि है, सबसे पहली है आवर्ती विधि। आवर्ती विधि क्या होती है? चूंकि हम जानते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनमें मासिक चक्र होता है, पीरियड्स होते हैं, और मान के चलते हैं पीरियड्स 1 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, तो ये माना जाता है
कि 14 तारीख को ओव्यूलेशन होगा, अर्थात अंडोत्सर्ग होगा, अर्थात 14 तारीख को अंडा रिलीज होगा। और जब अंडा रिलीज होगा तभी तो उसका निषेचन होगा। तो इसलिए 14 तारीख से 3 दिन इधर सेब खेलना है और 3 दिन इधर, अर्थात 10 तारीख से 17 तारीख को असुरक्षित काल माना जाता है। कैसा माना जाता है? असुरक्षित काल माना जाता है। किसके लिए? संभोग के लिए। अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए तो सुरक्षित काल हो गया कि इस दौरान अगर आप मैथुन क्रिया करते हैं, संभोग करते हैं, प्रॉपर वीर्य जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये संभोग की दृष्टि से असुरक्षित काल है, जबकि प्रेगनेंसी की दृष्टि से सुरक्षित काल है। तो इस असुरक्षित काल में संभोग को नहीं किया जाता, अर्थात संयम बरता जाता है 10 से लेकर 17 तक। और इसके बाद इधर और इधर सुरक्षित काल होते हैं। ऐसे समय में संभोग करने पर निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती क्योंकि अंडा ही नहीं होता है। तो आवर्ती विधि में ध्यान रखा जाता है इसका कि कब से पीरियड स्टार्ट हुए, और यह विधि प्रभावी तो है, लगभग 80% चांसेज हैं कि निषेचन को रोका जा सकता है। लेकिन समस्या तब है अगर डेट्स को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो ऐसे में गर्भधारण हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि है संभोग व्यवधान विधि। कौन सी विधि है? संभोग व्यवधान विधि। इसमें क्या होता है कि संभोग क्रिया में चर्मोत्कर्ष से पहले ही, अर्थात वीर स्खलन से पहले ही जो नर है वो अपने लिंग को मादा योनि से बाहर निकाल देता है और वीर को बाहर स्खलित कर देता है, जिससे कि जो वीर है वो योनि में नहीं जाता है, योनि मार्ग में नहीं जा पाता है और निषेचन नहीं हो पाता। ये विधि प्रभावी है, कुछ चांसेस तक काम करती है, लेकिन समस्या तब आ जाती है कि स्खलन से पहले ही काउपर ग्रंथि का जो सिक्रीशन निकलता है उसके साथ में बहुत सी मात्रा में शुक्राणु योनि मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। साथ साथ अगर टाइमिंग में भी जरा सी दिक्कत हुई तो काफ़ी मात्रा में वीर जो है वो योनि मार्ग में रिलीज हो जाएगा। तो ये विधि जो है वो भी असुरक्षित विधि है, प्राकृतिक विधि है और असुरक्षित विधि है। साथ साथ में इसमें संभोग क्रिया का जो आनंद है वो भी बहुत कम होता है, इसलिए ये विधि जो है वो पूरी तरीके से नहीं अपनाई जाती है। और अगली विधि है, अगली है स्तनपान अनार्तो। स्तनपान अनार्तो का मतलब होता है प्रसव के बाद 24 घंटे, प्रसव के 24 घंटे बाद हमने आपको बताया था कि दुग्ध का स्राव होता है, जो बच्चे उसको फीड करते हैं और ये लगभग 6 माह तक क्या करता है, प्रेगनेंसी को नहीं होने देता, अर्थात अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होने देता है। तो ये विधि जो है वो 6 माह तक क्या है, सुरक्षित है, अर्थात 6 माह तक बेबी है ना, बेबी बर्थ के बाद 6 महीने तक ये विधि काम में आती है। और इसका मतलब अधिकतर लोग यही अप्लाई होता है, क्योंकि इसको अप्लाई करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो बेबी को तो स्तनपान करना ही है, और स्तनपान करेंगे तो ये प्रभावी होती है। और ये क्या कहते हैं, प्राकृतिक रूप से है। अगर ऐसा नहीं होता तो बेबी बर्थ के महीने 2 महीने बाद भी प्रेगनेंसी के का चांसेस जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये विधि भी अप्लाई होती है और ये सिर्फ 6 महीने तक कार्य करती है। बहुत सारे केसेस में बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, तो ऐसे में क्या हो जाता है कि वो 3 या 4 महीने बाद भी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ जाती है। तो ये प्राकृतिक विधि है और आई थिंक आपने इसको पूरी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं बाधा विधियों के बारे में। देखिए, हमने पहले ही तो आपको समझा दिया है कि जो ये 3 विधियां हमारी हैं वो कैसी हैं, अस्थायी विधि हैं। यहाँ बात करते हैं कि आवर्ती विधि, मन हुआ, व्यक्ति ने अप्लाई किया, मन हुआ, नहीं अप्लाई किया। संभोग व्यवधान भी उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, स्तनपान अनार्तो भी उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। जो अस्थायी विधियां हैं वो डिपेंड करती हैं कि उसको जो व्यक्ति है या दंपति है उसको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब चाहे उसको छोड़ सकता है, जब उसके संतान चाहिए तब उसको छोड़ सकता है, जबकि स्थायी विधि में ऐसा नहीं है। एक बार नस कट गई तो आगे समझ लीजिए नस ही कट गई। तो कहने का मतलब अब बात करते हैं बाधा विधियों के बारे में। बाधा विधि, बाधा का मतलब अवरोध बीच में उत्पन्न कर देना। किसके बीच में अवरोध उत्पन्न करेंगे, अवरोध उत्पन्न होगा शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से पहले ही एक बैरियर लाके लगा दीजिए, और उससे क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेंगे नहीं, निषेचन नहीं होगा, जायगोट नहीं बनेगा। जायगोट नहीं बनेगा तो झंझट ही खत्म, आगे
प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले निषेचन क्रिया को इसमें रोका जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, अंडाणु व शुक्राणु को रोधक साधनों देखिए इसमें किसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, जबकि इसमें भौतिक साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। समझिएगा, इसमें भौतिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है, ये प्राकृतिक विधि थी, इसमें किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो अंडाणु व शुक्राणु को रोधक साधनों के माध्यम से भौतिक रूप से रोका जाता है। भौतिक रूप मतलब बाह्य रूप से रोका जाता है, इंटरनली नहीं, बाह्य रूप से रोका जाता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। स्त्री भी फॉलो कर सकती है और पुरुष भी इसको फॉलो कर सकता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, बाधा विधियों के अंतर्गत 3 विधियां आती हैं। कितनी विधियां आती हैं, 3। किसके अंदर, बाधा विधियों के अंदर। सबसे पहली है रासायनिक विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि और तीसरी है अंतःगर्भाशयी यंत्र विधि। क्लियर। तो पहली है रासायनिक विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि और तीसरी है अंतःगर्भाशयी यंत्र विधि। क्लियर। बात करते हैं रासायनिक विधि की। अब जाहिर सी बात है, रासायनिक विधि में किसी न किसी रसायन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणुनाशी एक केमिकल होता है जो शुक्राणु का नाश कर देता है, अर्थात शुक्राणु को मार देता है, योनि मार्ग में शुक्राणु को नष्ट कर देता है। तो इसमें शुक्राणुनाशी नानॉक्सिनाल 9 गर्भ निरोधक जेली का इस्तेमाल यौन क्रिया से पहले किया जाता है। एक जेली के रूप में इसका लेप लगा लिया जाता है और यौन क्रिया से पहले ही। अब जब यौन क्रिया होती है तो ये झाग का रूप लेने लगता है और पूरे योनि मार्ग में ये फैल जाता है। और इसके बाद जब वीर्य का संकलन होता है योनि मार्ग में तो ये शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब समझ गए। रासायनिक विधि में इसमें शुक्राणुनाशी नानॉक्सिनाल 9 गर्भ निरोधक जेली का इस्तेमाल यौन क्रिया से पहले किया जाता है या यौन मार्ग में शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। आजकल जो अप्लाई किया जाता है वो है एरोसॉल झाग, सबसे प्रभावी रासायनिक अवरोधक है। ये भी पूछा जा सकता है। तो एरोसॉल का जो झाग है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। क्लियर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हमको ये क्लियर करना है। तो बाधा विधियों के अंतर्गत जो नंबर 2 की विधि है वो है यांत्रिक विधि। जैसा कि नाम से पता है, किसी न किसी यंत्र का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब यंत्र कुछ भी हो सकता है क्योंकि मशीन तो कोई भी चीज़ है ना। तो यांत्रिक विधि में कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया जाता है, कहने का मतलब। तो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता है नर निरोध अर्थात नर कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। और आप इस समय स्क्रीन पे इसका फिगर देख सकते हैं नर कंडोम का। तो ये क्या होता है, रबड़ या लेटेक्स का बना हुआ एक थैलीनुमा संरचना होता है। आप लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। बाकी नोट्स की पीडीएफ में आपको डायरेक्ट लिंक देता हूँ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। मैंने कोई भी चक्कर ये नहीं रखा है क्योंकि मेरे लिए मेरे चैनल से ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सबकी स्टडी है, इसलिए मैंने सारी दुनियादारी को ख़त्म करते हुए डायरेक्ट लिंक देने को आपको सोचा है, ताकि आप डायरेक्ट लिंक डाउनलोड कर दें। उसमें ना तो टेलीग्राम और ना व्हाट्सएप ग्रुप, ऐसा कोई भी चक्कर नहीं रखा है क्योंकि उसमें आपका बहुत सारा समय जाया होगा। आप डायरेक्ट पढ़ें और इसके बाद नोट्स डाउनलोड करें। डाउट सारे क्लियर होंगे तभी नोट्स लिखिएगा। वो किसी चैनल से आप तैयारी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक बेहतर फ्यूचर, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा तो सब कुछ सही होगा। कहने का मतलब हम ये कहें। तो अगर इसमें आप लिखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि यह एक रबड़ या लेटेक्स की बनी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें यौन क्रिया से पहले पुरुष इसे अपने लिंग पर चढ़ा लेता है। अब झंझट ही खत्म, क्योंकि यौन क्रिया के समय अब अगर वीर्य रिलीज भी होगा तो उसको लिंग बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होगी और जो वीर्य है वो उसी कंडोम के अंदर ही रहेगा और इसके यूज करने के बाद उसको फेंक दिया जाता है। तो यूज एंड थ्रो होता है। नेक्स्ट है यौनधानी। यदि पुरुष जो है वो कंडोम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो स्त्रियों के लिए यौनधानी या महिला कंडोम का निर्माण किया गया है। इसको भी क्या होता है, इसको भी पहन लिया जाता है महिलाओं द्वारा यौन क्रिया से पहले और ये बाधक का इस्तेमाल करता है। आप चाहेंगे तो ये फिगर जरूर देख सकते हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय, ग्रीवा टोपी या डायाफ्राम, इन सब का भी इस्तेमाल किया जाता है और ये सब भी क्या करती हैं, बाधा का काम करते हैं और योनि मार्ग से ग्रीवा द्वारा गर्भाशय में शुक्राणुओं को जाने से रोकते हैं। क्लियर। अब शुक्राणु अंदर जा ही नहीं पाएंगे तो जो भी आगे निषेचन क्रिया है वो रुक जाएगी। तो
तो बाधा विधियों की दोनों विधि हमने तैयार कर लिया। रासायनिक विधि, इसमें शुक्राणुनाशी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी विधि है यांत्रिक विधि। देखिए ये भी क्या है, अस्थायी विधि है। मन हुआ तो यूज किया, मन हुआ तो नहीं यूज किया। जब भी बच्चे चाहिए तो इसका यूज नहीं किया। क्लियर। तो ये भी कैसी विधि, अस्थायी विधि है। तो ये तीनों विधियां आपको समझ आ गई। क्लियर। कमेंट में लिखिए समझ आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे विधि है अंतःगर्भाशय यंत्र। देखिए इसमें बाहर से इस्तेमाल कर रहे थे, लगा रहे थे निकाल रहे थे, लगा रहे थे निकाल रहे थे, लगा रहे थे निकाल रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अंतःगर्भाशय यंत्र अर्थात गर्भाशय के अंदर यंत्र को फिट किया जाता है। और यह कैसा होता है, यह प्लास्टिक या तांबा या स्टील किसी का हो सकता है का बना छोटा सा कुंडल नुमा यंत्र होता है, जिसे गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। जिसे गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है, जैसे कॉपर टी, कॉपर 7 आदि। तो इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर टी का फिगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इस समय। तो इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसको जो गर्भाशय है उसमें ऐसे इसको फंसा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु है वो अंडवाहिनी में जा ही नहीं पाते हैं और वापस लौट आते हैं ऐसे में। और उधर से अंडाणु भी गर्भाशय की ओर नहीं आ सकता। तो ऐसे में जो निषेचन क्रिया है वो रुक जाती है। देखिए यहाँ पर बात कुछ बता देते हैं। ये विधियाँ जो हैं वो आसान होती हैं, सरल होती हैं और सुविधाजनक होती हैं। ये वाली यांत्रिक विधियाँ जो हैं वो आसान हैं, सरल हैं, सुविधाजनक हैं। ये विधि उतनी आसान नहीं है। इसमें सब कुछ सही है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित विधि है, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तब है कि इसमें मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं समस्या होने के। ऐसा नहीं कि समस्या ही होगी, बहुत ज़्यादा कॉपर टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। तो गर्भ निरोधक के रूप में कॉपर टी का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, मैंने बताया आपसे। तो इसमें क्या होता है, समस्या तब आ जाती है जब ये कहीं गर्भाशय में फंस जाती है या परेशानी करने लगती है, दर्द होने लगता है, दिक्कत होने लगती है या बाहर नहीं निकल पाती है, तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। ऐसे कई केसेस हमने सुने हैं, आपने सुने होंगे, जिनमें कॉपर टी है जो गर्भाशय में ही फंस जाती है। ऐसे में जब वो निकलवाना चाहते हैं तो वो निकल नहीं पाती, और अगर निकलती भी है तो वो इन्फेक्शन कर देती है, जिससे कि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये सुरक्षित विधि है, लेकिन बहुत कम चांसेज हैं समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्लियर। अब जो अस्थायी विधि की, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये तीनों विधियाँ कैसी विधियाँ थी, अस्थायी विधियाँ थी। तो अस्थायी विधि की जो तीसरी विधि है वो है हार्मोनल विधियाँ। कौन सी विधि, हार्मोनल विधियाँ। इसमें किस पे काम करेंगे, हार्मोन्स के द्वारा काम करेंगे, क्योंकि सारा काम किसका है, हार्मोन्स का। संभोग क्रिया हो या प्रजनन क्रिया हो, उसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। ये बात आप जान चुके हैं कि हार्मोन्स का कैसे प्रभाव होता है, जिससे कि लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो यहाँ उन्हीं हार्मोन्स का यूज किया जाता है परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में। कैसे, सबसे पहले इस्तेमाल की जाती हैं मुखीय गोलियाँ। कौन सी, मुखीय गोलियाँ, ऐसे अर्थात टेबलेट या कैप्सूल जो मुख के द्वारा खाई जाती हैं, और इसमें स्त्रियों द्वारा उपयोग की जाती हैं, जैसे माला डी और सहेली। ये नाम काफ़ी मशहूर है, आपने कभी ना कभी इनका ऐड जो है वो ज़रूर सुना होगा। जो माला डी है वो पीरियड के पहले दिन से लेकर 21 दिन तक खाई जाती है, लगातार एक गोली। जबकि जो सहेली है वो हर हफ्ते एक गोली खाई जाती है। तो ये गोलियां मुख द्वारा खाई जाती हैं, जिससे क्या होता है, ये गर्भ निरोधक का काम करती हैं और आगे चलकर निषेचन क्रिया को नहीं होने देती हैं। अब बात करते हैं निक्षेपण या अंतरोपण। अंतरोपण में आप समझिएगा, इसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा और त्वचा में इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसका फिगर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, निक्षेपण या अंतरोपण में टीके के रूप में एस्ट्रोजन तथा कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन ही लगा दिया जाता है या एस्ट्रोजन ही लगा दिया जाता है, या दोनों साथ में लगाए जा सकते हैं, कंडीशन है। तो टीके के रूप में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन त्वचा में लगाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये विधि थी अस्थायी विधि। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अस्थायी विधि का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या परिवार नियोजन विधियों की 3 विधियां पढ़ ली। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, डायरेक्ट 4 लिखो या 1, 2,
3 को आप अस्थाई में कर दीजिए और बाकी जो बची चौथी उसको स्थाई में कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अस्थाई विधि अर्थात बांध्यकरण या नसबंदी के बारे में। अब नसबंदी का नाम तो आपने सुना होगा, इसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है नसबंदी में। मेल नसबंदी को लेकर के काफ़ी मजाक दिखाया गया है मूवी में। तो कहने का मतलब नसबंदी में क्या होता है, इसमें नस ही काट दिया जाता है और नस कट गई तो हमने कहा नहीं, इसमें दोनों प्रकार से होता है, पुरुष में भी हो सकती है और महिला में भी होती है। पुरुष में क्या होगा, पुरुष में शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं उनको काट करके बांध दिया जाता है। क्या होता है इसमें पढ़ लेते हैं। तो जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर जनन वाहिनियों को अर्थात जिनसे होकर शुक्राणु आता है या जिनसे होकर अंडाणु जाता है, काट कर या बांध कर जननों अर्थात गोनेड्स को, फीमेल गोनेड का नाम आप कमेंट में लिखिए। फीमेल गोनेड का क्या नाम है, लिखा आपने, ओवरी, और मेल गोनेड का नाम है टेस्टिस। अर्थात इसमें कहा गया है जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काट कर या बांध कर जननों से युग्मकों के मार्ग को अवरोध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। अर्थात वृषण से जो स्पर्म बने वो अब बाहर रिलीज ही नहीं हो सकते, बीच में ही नस को काट करके बांध दिया जाता है। क्लियर होगा। तो यह 2 प्रकार से होती है। सबसे पहली होती है पुरुष नसबंदी। इसमें क्या किया जाता है, पुरुषों में वृषण कोश के ऊपरी भाग में शुक्र वाहिकाओं को काट करके सिरों को बांध दिया जाता है। अभी स्क्रीन पे आप फिगर देख रहे होंगे। इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है जो शुक्र वाहिकाएं हैं उनको क्या किया गया है, काट दिया गया है। और काटने के बाद इधर को इधर, इधर को इधर बांध दिया गया है, जिससे क्या है, अब जब टेस्टिस से शुक्राणु बनेंगे वो रिलीज नहीं हो सकते। तो ऐसे में बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि स्पर्म रिलीज होंगे। हाँ, इसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट तो हमने बताया कि परमानेंटली अब वो पुरुष बच्चे पैदा ही नहीं कर सकता। परमानेंट विधि है, इसमें कुछ भी ऐसा चांसेस नहीं है कि जब मन आया तो नसबंदी हटवा लिया और नस को जुड़वा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परमानेंट विधि है, एक बार नस कटी तो कटी। कहने का मतलब अब आप समझे कि इस विधि में बहुत अच्छी सुविधा है कि पूरे जीवन वो पुरुष बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। लेकिन समस्या ये है कि इसमें पुरानी स्टेज में पहुंचना आसान नहीं होता है, चूँकि ऑपरेशन होता है और ऐसे में जो पुरुष है वो अपनी पुरानी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये इसका माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट है महिलाओं में नलीबंदी या महिलाओं में नसबंदी। तो इसमें स्त्रियों के उदर में छोटा सा चीरा लगा करके ऑपरेशन करके या यौन द्वारा, यौन के अंदर से अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, जिससे अंडा आता था, तो फैलोपियन ट्यूब को छोटा सा भाग काट कर बांध दिया जाता है। अभी आप इसका फिगर देख सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि अंडवाहिनी को काट करके क्या किया गया है, गांठ लगा दिया गया है। अब ऐसे में चूंकि आपको पता है हर मंथ एक अंडाशय से बाएं से फिर दाएं से ऐसे निकलता है, तो इसलिए दोनों एक अंडाशय को मतलब एक अंडवाहिनी को काटने से कार्य नहीं होगा, दोनों को काटना होगा। ऐसे में जो अंडाशय से अंडा बनेगा वो आगे पहुंच नहीं पाएगा और परमानेंटली जो है वो गर्भ निरोध हो जाएगा। अर्थात नसबंदी एक अस्थाई विधि है जिससे आगे चलकर संतान उत्पन्न नहीं की जा सकती, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसमें भी माइनस पॉइंट यही है कि जो स्त्री है वो अपनी पुरानी स्टेज में नहीं पहुंच पाती। ऑपरेशन के बाद उसको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है आपको परिवार नियोजन की विधियों को समझाने का। सबसे पहले हमने कहा कि परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि किसी परिवार में या दंपति द्वारा नियोजित ढंग से, ध्यान रखिए, दंपति द्वारा नियोजित ढंग से संतान उत्पत्ति की दर को कम करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने परिवार नियोजन केंद्र अर्थात फैमिली प्लानिंग सेंटर्स ओपन किए हैं, जिनके द्वारा दंपतियों को जागरूक किया जाता है। और जो परिवार नियोजन है इसका मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी और विकसित परिवार अर्थात समाज का निर्माण करना, जो देश में अच्छी भागीदारी दे सके। इससे पहले हमने बात किया था हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार,
पालन पोषण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, जनसंख्या का, परिवार कल्याण का। परिवार कल्याण के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ये बात आप बिल्कुल जानते हैं। इसके बाद हमने बात किया पर्यावरण नियोजन की विधियां, जिसमें हमने कहा मुख्यतः 2 विधि होती हैं, अस्थायी विधि और अस्थायी विधि। तो अस्थायी विधियों के अंतर्गत 3 विधियां आती हैं, प्राकृतिक विधि, बाधा विधि, हार्मोनल विधि। और अस्थायी विधि के अंदर एक विधि आती है, प्राकृतिक विधि हमने समझा दिया, बाधा विधि समझा दिया, हार्मोनल विधि समझा दिया, बांध्यकरण समझा दिया। अब कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो वीडियो को पुनः फिर से एक बार जरूर देखिएगा। डाउट सारे आज ही आपके क्लियर होने चाहिए। क्लियर होते ही आप नीचे कमेंट में मुझे जरूर लिखेंगे, मैं सबके कमेंट को पढ़ता हूँ, तो जरूर लिखेंगे कि सर 100% डाउट्स क्लियर हो गई बात। आप इसके बाद अगले पार्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो, यूं ही मस्त रहो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।